हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। नीट के पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग 2019 का पेपर कर रहे हैं। इसमें अभी जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको फटाफट करते चले जाते हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट्स भी हम साथ के साथ बहुत बढ़िया तरीके से हम डिस्कस करेंगे, वो भी आप बने रहें और कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से रिवाइज करते रहें, ठीक है। अभी जो भी हमारे पास 10 दिन का टाइम है नीट 2020 में, ठीक है। 10 दिन में आप जो भी कर सकते हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना बेहतर होगा, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन जो लिया है हमने, इसमें क्या है, सबसे पहले ये समझ लें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला गया है इसमें। क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या हुआ? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, देखो, अगर एक माध्यम ये है, एक माध्यम ये और दूसरा माध्यम ये, तो पहले माध्यम को हम ले लेते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। और क्या हुआ, यहां से जिस ये जो है इसको डेंसर मीडियम ले लेते हैं। ये क्या है? ये सघन माध्यम है, ठीक है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, यहां से गया। अब ये जो होगी ये इसका आपतन कोण है, और इसके बाद फिर ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इसमें जो क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल जो होता है यानी कि क्रांतिक कोण, वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तब होगा ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन इसमें जो बोला गया है कि अगर I बराबर IC हो, हमें क्या दिया गया है कि क्या बोला गया कि अगर माध्यमों के युगल के लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो, आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो, तब क्या होगा, तब अपवर्तन का कोण क्या होगा, यह ध्यान में रखना है। अपवर्तन का कोण क्या होगा? तो जब ऐसी परिस्थिति दी गई है तब हमारे पास क्या बनेगा, चित्र कुछ इस तरह से बनेगी। फिर ये ध्यान देते हैं कि ऐसे जाएगा, ये इस तरह से इंसिडेंट होगा, और यहां से ऐसे इंसिडेंट होने के बाद फिर सीधा ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं IC बोल देंगे, ठीक है। क्रांतिक कोण के बराबर है आपतन कोण, तो इसका मतलब क्या होगा, ये R की वैल्यू I बराबर IC, तो R की वैल्यू होगी 90 डिग्री। बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझना है, ठीक है। तो इस तरह की परिस्थिति बनेगी, यहां से रेज जाएंगे और इस तरह से सरफेस के समांतर, सतह के समांतर बन जाएंगे। तो यहां पर आपतन कोण कितना, R 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हमारा ये वाला आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, बेलनाकार चालक से कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि इससे हमने क्या किया, ये नियत धारा प्रवाहित कर दी। इसमें धारा कितनी हो रही है प्रवाहित, I हो रही है। B चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण चाहिए, तो इसके केंद्र के अंदर अगर हम देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे तो क्या बनेगा, इसके अंदर देखेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर कम करंट जाएगा, ठीक है। ये देखना है इसके अंदर, तो इसके अंदर करंट का जो होगा वो कम होगा माध्यम। अब यहां पर एक और चीज आपने देखा होगा कि अगर हम इसके अंदर की बात करते हैं, लूप हमारा यहां पर है, तो B जो होगा इनसाइड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। आउटसाइड जो होगा, अगर हम इसके बाहर देखेंगे, यहां पर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या होगा, यहां पर जो होगा वो आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा, आउटसाइड के लिए हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब यह समझना है कि जब हम इसके ये देख रहे हैं, एक चालक है बेलनाकार चालक, तो बेलनाकार चालक से यहां अगर इसके केंद्र से चलेंगे तो यहां पर शून्य होगा, जैसे जैसे इधर बढ़ते चले जाएंगे बढ़ता जाएगा, और इसके बाद इसके सरफेस के सतह के बाद जो होगा वो घटेगा, सतह के बाद जो हम लेंगे वो घटेगा। तो इस हिसाब से हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो कौन सा ग्राफ है, हमारे पास ये तीसरा नंबर ग्राफ है कि ये जैसे जैसे
दूरी बढ़ाएंगे, केंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे यहां सतह तक तो बढ़ेगी। यहां पर यह है कि इनसाइड अगर हम देख रहे हैं ये सीधे अनुपाती है, ठीक है, दूरी के सीधे अनुपाती, और उसके बाद जो होगा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है, इस तरीके से देखना है। तो इसलिए हमारा ग्राफ ये तीसरा नंबर बनेगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये कुछ बातें क्या है, ये एम्पियर सर्किट लॉ से रिलेटेड है, कुछ बातें बहुत बढ़िया तरीके से समझनी पड़ेगी तब आसानी से हो जाएगा। यहां पर बहुत कुछ नहीं है इस प्रश्न में, सीधी बात आपको यह समझनी थी कि किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र दूरी पर निर्भर करेगा किसी बेलनाकार चालक के लिए, ठीक है। अब यहां पर ये वाला प्रश्न तो बहुत ही आसान है, 11वीं का प्रश्न है ये, यूनिट डायमेंशन, ठीक है। इसमें देखना है यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर का, और इसमें क्या देखना है, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, यानी कि हम जो है मैक्सिमम एरर निकालना है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर जब हम निकालते हैं इसके लिए बहुत ध्यान से देखते हैं, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100%। अगर हम करेंगे तो हम क्या करते हैं इसमें, इसको ध्यान से देखना है। ए स्क्वायर प्लस बी रेज़ टू पावर हाफ सी रेज़ टू पावर 1/3 डी रेज़ टू पावर 3, इसका जो एक्सपोनेंट है, इसके ऊपर जो घातांक है ए के ऊपर, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 1/2 डेल्टा ए बाय ए, यानी कि इसमें जो त्रुटि है उसको हम घातांक के साथ, ये गलत हो गया, घातांक से मल्टीप्लाई करते हैं, घातांक जो भी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये गुणा कर देंगे। अब यहां पर b का क्या है, 1/2 डेल्टा बी बटा बी। हम जब प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100%, ऐसे करना होता है हमें, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें भी करेंगे। क्या होगा, अब c पर 1/3 है, जब हम मैक्सिमम निकालते हैं तो हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे है, डिनोमिनेटर में है या ऊपर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है, 1/3 डेल्टा सी बटा सी गुणे कितना, ये 3 इंटू डेल्टा डी बटा डी, और इस पूरे को हम चाहें तो मतलब हम परसेंटेज के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो निकल कर आया प्रतिशत त्रुटि के लिए 2 गुणे इसके लिए जो प्रतिशत त्रुटि दी गई है 1% दिया गया है, यानी कि ये ए जो राशि है, ये राशि ए के लिए प्रतिशत त्रुटि 1 दिया हुआ है, 1%। तो 2 गुणा 1% प्लस, अब b के लिए जो दिया गया है प्रतिशत त्रुटि वो 2 है, तो 1/2 गुणे 2% प्लस 1/3 गुणे c का जो प्रतिशत है वो कितना दिया गया है, c का प्रतिशत दिया गया है 3%, ठीक है, 3% हो गया। और ये तीसरा जो दिया गया है ये 4% दिया गया, बहुत बढ़िया, 3 गुना 4%, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम पूरा पता लगा लेंगे। क्या होगा कि ये 2% हो गया, 2 गुना 1%, 2% प्लस ये 1% हो गया, 2 और 2 कट जाएगा, ये 3, ये भी 1% हो गया। तो इसके बाद क्या होगा, ये भी 1% हुआ, और ये 4 थी 12% हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि कुल जो हो गया 12% प्लस ये 4%, 16%, ये 16% आंसर है हमारा, ठीक है। ये आसान प्रश्न है, इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, बहुत सारे फॉर्मूले भी याद नहीं रखने पड़ते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान प्रश्न था। अब आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और ये रहा, ये तो देखते ही बनेगा, इस प्रश्न में कुछ है ही नहीं। इसमें क्या कहा गया है कि किसी निकाय द्वारा ना तो ऊष्मा का अवशोषण होता है और ना ही ऊष्मा विमुक्त होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि डेल्टा क्यू जो होगी वो 0 होगी, यानी कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। अगर ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है तो क्या होगा, एडियाबैटिक, ठीक है। आसान प्रश्न है, देखते ही बनना है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इसको देखना है, ये वाला जो प्रश्न है ये कौन सा है, हमने इस प्रश्न को देखते हैं। पहले क्या कहा गया है, यहां एक तली है, तो जो यहां पर एक खुला टैंक है, इस टैंक में पानी यहां पूरी सतह से भरा हुआ है, इसकी ऊंचाई है h मान लेते हैं,
मुक्त सतह की ऊंचाई जो है वो h दी गई है। अब यहां से जो जल प्रवाहित होगी उस जल की जो गति होगी वो क्या होगी, पहले तो ये पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो v जो होता है v होगा 2gh का स्क्वायर रूट, पहले तो ये समझ लेना है। हमें बोला यह गया है कि जल प्रवाहित होने की दर, तो जल प्रवाहित होने की दर का मतलब है आयतन बटा समय। ठीक है, यानी कि अगर हमें देखना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जब हम बोल रहे हैं तो क्या होगा प्रवाह की दर का हम सीधा सीधा सोच सकते हैं कि क्या होगा, क्षेत्रफल गुणा वेग। किसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। किसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिस छिद्र से ये जल बाहर निकल रही है उसकी देखनी है हमें, ये वाला जो है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा वेग। अब क्या वेग होगी, वेग तो ये होगी, ये हम ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुणा करेंगे तो हमारा प्रवाह की दर निकल जाएगा, जल प्रवाह की दर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले v निकाल लेते हैं। v निकालने के लिए हमारे पास क्या है, v बराबर 2 इंटू जी के लिए हमने यही रखना होगा, दिया गया है 10 और h कितना दिया होगा 2 मीटर, बहुत बढ़िया, 2 दिया गया है, बहुत अच्छे। क्या निकल कर आ गया, ओ 2√10। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वेग तो निकल गया, वेग हमने निकाल लिया। वेग के पश्चात क्या देखना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा हमें। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, मिलीमीटर स्क्वायर में दिया गया है, मिलीमीटर स्क्वायर में दिया गया है। इसको हम कैसे करेंगे, तो 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10⁻³ ठीक है। अब अगर मिलीमीटर स्क्वायर दिया गया है तो इसको क्या करेंगे, मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब हुआ 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां क्या हो गया, -6। कोई समस्या, बहुत अच्छे, यहां पर कोई समस्या नहीं हुई। क्या देखना है, ये रेट प्रवाह की दर जो हमें निकालनी है वो क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुणा 1 10 पर पावर क्या है ये -6। ठीक है, गुणा क्या होगा, वेग कितना होगा, वेग होगा 2√10, 2 गुणे √10। ठीक है, अच्छा √10 किसके बराबर होगा, √10 किसके बराबर होगा, यहां पर हमें नहीं पता, मान लो हम ये कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रही है, तो हम बहुत ही क्लोज की वैल्यू क्या आ रही है जरा देखते हैं, क्योंकि बाकी सब में अंतर है, देख रहे हो, इस तरह से आएगा ही नहीं। 2 गुणे 2 4 हो गया, 4 गुणे ये अगर देखेंगे कम से कम ये 3 से तो ज्यादा होगा, √10 का जो मान होगा 3 से ज्यादा होगा, तो हमारे पास 4 गुणे 3, इसका सीधा सीधा हमारे पास उत्तर ये बन गया। ठीक है, मीटर क्यूब बटा सेकेंड। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये है हमारा उत्तर। क्या किया हमने सिर्फ यही किया, प्रवाह की दर को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा वेग, बस यही ध्यान में रखना है। और ये वेग कितना होगा, किस वेग से जल इससे निष्कासित होगी, ये नियम है कि मुक्त सतह जो है, मुक्त सतह से कितनी दूरी पर यह छिद्र बना हुआ है, इसको हमें देखना है बस। मुक्त सतह से कितनी दूरी पर यह छिद्र बना हुआ है, मुक्त सतह से h दूरी पर छिद्र बना हुआ है, यहां पर सीधा यहां ऐसे करना है। ठीक है, √2gh, जो हम जैसे मान लो ऊंचाई से, अगर h ऊंचाई से कोई वस्तु को हम गिराते हैं तो जो वेग होगी वही वेग यहां गिराने पर, यहां पर जिस वेग से आएगी वो, ठीक है, h दूरी से हमने इसको छोड़ा और छोड़ने पर ये यहां पर जिस वेग से आएगी सतह पर, उसी वेग की हम बात करते हैं, उसी के बराबर होता है ये वेग। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न हमारा हल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, अब देखते हैं इसमें क्या होगा। हमें दिया गया है हाइड्रोजन परमाणु और अल्फा कण। सबसे पहले एक बार जरा ये याद कर लेते हैं कि जो त्रिज्या होगी, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को आने दिया, लंबवत है, देख पा रहे हैं हम, तो आवेश को अगर आने दिया तो क्या होगा। मान लेते हैं ऐसे जा रहा है आवेश, एक आवेश जो है वो इस तरह, यहां पर इस तरह जा रहा है v वेग से। जब v वेग से उसमें चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र में उस पर जो बल लगेगा वो बल कितना होगा। ये बल लगेगा F बराबर Q V क्रॉस B। अब यहां पर एक बार फिर से समझ लेते हैं कि चुंबकीय बल की वजह से आवेश जो होगा वो क्या करेगा, घूर्णन करेगा। मतलब किसमें एक क्या होगा, उसमें कैसा पाथ होगा, क्योंकि हमेशा क्या होगा, बल जो लगेगा वो बल कैसा लगेगा, वो बल लगेगा इस वेग के लंबवत। जब वेग के लंबवत हमेशा कोई बल लगता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह से परिपथ में चलेगा। ठीक है, तो अगर इसका पथ ऐसा हो रहा है, चक्रीय पथ है, तो क्या होगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें चक्रीय पथ होगा तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। इसकी त्रिज्या के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, QVB है ना, QVB साइन। अब ये 90 डिग्री है, लंबवत बोला गया है ना, लंबवत बोला गया, यानी कि V और B के बीच में अगर कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो क्या होगा, QVB साइन 91 होता है, इसलिए QVB। और ये क्या होगा, mv स्क्वायर बाय आर, क्योंकि यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। इसके हिसाब से R निकाल लेंगे, R को हम सीधे लिख सकते हैं ना, mv बटा Q और B। ठीक है, ये होता है त्रिज्या का हमारा फॉर्मूला। अगर ये सूत्र है तो हमें क्या, ये आसान नहीं हो जाएगा हमारे लिए। सोचना क्या है, हमें बोला ये गया है कि वो संवेग उनका जो है दोनों का समान है। दोनों का संवेग अगर समान है तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन के लिए और अल्फा के लिए हमें ये त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए हम, जबकि चुंबकीय क्षेत्र भी सेम, यहां पर ये देखना है, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो भी सेम होगा और ये भी सेम होगा। तो इसका मतलब जो त्रिज्या होगा वो त्रिज्या किसके अनुपाती होगा, आवेश के अनुपाती होगा। हमें पता है कि हाइड्रोजन का आवेश क्या होगा, हाइड्रोजन का आवेश हो जाएगा, हाइड्रोजन का आवेश होगा E और अल्फा का आवेश होगा क्या, ये हाइड्रोजन का आवेश, और अल्फा का आवेश क्या होगा, अल्फा का आवेश होगा 2E। तो इस हिसाब से क्या निकल कर आया, यहां पर हम लिख लेते हैं, यहां पर इसको E लिखते हैं और इसको यहां पर ये देखना है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, हाइड्रोजन की त्रिज्या बटा अल्फा के लिए त्रिज्या, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2E बटा E। क्या निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा, आसान है, यही उत्तर है हमारा। ठीक है, इस तरीके से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो यहां पर कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन समझ लो कि निश्चित तौर पर होगा ही होगा। ये वाला जो इक्वेशन है ना, इससे कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, अगर और इस पर भी बेस ध्यान में रखना है। कई बार क्या होगा, वो आपको वेक्टर के हिसाब से, सदिश के हिसाब से पूछ लेंगे कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसकी त्रिज्या कैसी होगी, मतलब वो जो पथ होगा वो पथ कैसा होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में या घड़ी की दिशा में, इस तरह से आपको पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको सदिश गुणनफल जो है अगर अच्छे से आता है तो ये बहुत आसानी से आप कर सकेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में क्या दिया गया है, थोड़ी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रश्न के अंदर 2 पाई परिक्रमण दिया गया है, तो थीटा अगर होता है 2 पाई इंटू n, मान लो
एक बार घूर्णन किया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, ये n बार घूर्णन हो रहा है, n संख्या में गुणन उसका परिक्रमण हो रहा है। तो n परिक्रमण करने पर क्या होगा, कुल जो कोणीय विस्थापन होगा, कुल कोणीय विस्थापन होगा वो कितना होगा, 2 पाई इंटू एन। अब यहां पर n की वैल्यू ही दी गई है 2 पाई, क्यों बोला है 2 पाई परिक्रमण, ये ध्यान में रखना है इसको बहुत बढ़िया तरीके से। तो 2 पाई परिक्रमण, इसका मतलब क्या हुआ, 2 पाई गुणा 2 पाई। एक परिक्रमण करने में कोणीय विस्थापन कितना हुआ, 2 पाई, और n परिक्रमण करने में कोणीय विस्थापन कितना होगा, 2 पाई इंटू एन। यहां पर दिया गया 2 पाई परिक्रमण, इसका मतलब परिक्रमण की संख्या जो है वो 2 पाई है, तो 2 पाई गुणा 2 पाई, इसका मतलब क्या हुआ, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर रेडियन, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये थीटा हो गया, ये निकल गया थीटा। अब यहां पर बोला गया है कि रोकने के लिए, तो जो कोणीय वेग होगा पहला वाला वो तो हम निकालेंगे अभी, ठीक है, कोणीय वेग जो पहला वाला होगा वो निकालेंगे अभी, और कोणीय वेग दूसरा जो होगा वो दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा 0, क्योंकि रोकने की बात हो रही है, ठीक है। कोणीय वेग दूसरा अंतिम वाला जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, रोकना है। पहला वाला कैसे निकालेंगे इसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ओमेगा 1 जो बोला गया है कैसे निकालेंगे, ओमेगा 1 निकालते हैं हम यहां पर 2 पाई और गुणा में आरपीएस, ये पहले हमें देखना है, ये आरपीएम में दिया हुआ है, आरपीएस में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करना है, 3 आरपीएम दिया गया है, तो 3/60 आरपीएस हो गया, ठीक है। तो इसको हमें यहां पर रखना पड़ेगा, तो 3/60 इतना करेंगे, ये रेडियन पर सेकेंड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, कितना हो गया, पाई/10 रेडियन प्रति सेकेंड, ओमेगा 1 ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, बल आघूर्ण अगर निकालना है तो बल आघूर्ण के लिए हमें क्या करना होता है, बल आघूर्ण निकालना है। बल आघूर्ण होता है टॉर्क इक्वल्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया गुना ये, यानी कि ये क्या है, ये कोणीय त्वरण है, कोणीय त्वरण निकालना पड़ेगा। कोणीय त्वरण कैसे निकलेगा, कोणीय त्वरण निकलेगा इस प्रकार, आप जैसे कि स्ट्रेट लाइन में मोशन देखते हैं ना, रेखीय जो आप इक्वेशन लेते हैं, समीकरण जो है गति का, उसी तरह से आप इसको भी देखें, उसी अंदाज में जब देखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्या करना होता है देखते हैं, यहां पर आपको करना है ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर बराबर 2 अल्फा थीटा। थीटा का भी मान हमें पता है, अच्छा ओमेगा 1 ओमेगा 2 का भी मान पता है, तो अल्फा हम निकाल लेंगे। अल्फा निकालेंगे कैसे होगा, यहां पर सीधा सीधा, क्योंकि एक तो ये तो 0 ही है, तो ओमेगा 1 स्क्वायर बटा 2 थीटा लिख देते हैं। तो ओमेगा 1 कितना है, पाई/10 रेडियन, पाई/10 रेडियन, और यहां पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको निकालेंगे, क्या निकल कर आया, पाई स्क्वायर बटा 100 गुणा 1/4 पाई स्क्वायर, तो कितना हो गया, कितना आ गया, ये पाई स्क्वायर खत्म, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर, अच्छा 4 पाई स्क्वायर गुणा 2 भी था, तो ये कितना हो गया, एक बार फिर से इसको देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं प्रॉपर, क्या हुआ देखो, 2 गुणा 4 पाई स्क्वायर नीचे है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या निकल कर आया, अल्फा का मान निकल गया पाई स्क्वायर बटा 100 गुणा 1/8 पाई स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/800 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान किसके लिए लेना है, ठोस बेलन के लिए लेना है, तो क्या होगा, ठोस बेलन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान क्या होगा,
ठोस बेलन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान I बराबर हाफ mr² होता है। तो इसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं, फिर यहां पर हम रख देंगे तो आसानी से हमारा निकल जाएगा। क्या होगा, r का मान कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। 4 सेंटीमीटर का मतलब 4 गुणा 10⁻⁻2 मीटर में आ गया। ठीक है, इसको हमें करना है स्क्वायर, और यहां पर हाफ गुणा मास कितना दिया गया, 2 kg। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको और इसको खत्म कर दिया हमने। I बराबर क्या निकल गया, I बराबर आ गया 16 गुणे 10⁻⁻4, इतना निकल गया हमारा I निकल गया, और ये निकल गया अल्फा। अब इसको हम कर लेते हैं, कितना निकला है, I निकल कर आ जाएगा, I निकल कर आ जाएगा, देखते हैं कितना निकल कर आ जाएगा। I बराबर, देखो ये 45 क्वेश्चंस में से कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी। ठीक है, कम से कम मान लो 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, कैलकुलेशन थोड़ी होगी उसमें। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक एक करके आप बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट लगा पा रहे हैं, तो कैलकुलेट करके उसके बाद उत्तर करना बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपके लिए। ठीक है, तो अब यहां पर हमने यही समझा था, सबसे पहले बल आघूर्ण क्या है, तो बल आघूर्ण के लिए क्या लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गुना कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण जो है हमने निकाल लिया, ये कितना आ गया, और यहां पर हमने निकाल लिया है ये 1800, ये 16 गुना 10⁻⁻4 और गुना 1/800, 1/800। ठीक है, तो इसका क्या निकल कर आ गया, 1 मिनट, तो ये अगर हम देखेंगे तो 2 गुणे 10⁻⁻6 निकल कर आ रहा है, इतना न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हमारा, सॉरी ये टॉर्क ही निकाल रहे हैं ना हम, तो आई नहीं निकाल रहे, टॉर्क हमारा आ गया सीधा। टॉर्क क्या आ गया, टॉर्क आ गया हमारा 2 गुणे 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये रिजल्ट है हमारा, यानी कि पहला जो रिजल्ट है वो। ठीक है, इस तरीके से हमें देखना है। 800 नीचे है ना, तो मैंने क्या किया, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2, पहले से ही 10⁻⁻4 था, तो कुल क्या हो गया 10⁻⁻6, और ये 16 है, ये नीचे 8 है, तो 8 इसको ऐसे कर सकते थे ना, और ये 2 ऐसे हो जाएगा। इसको फाइनल रिजल्ट हमारा पहला नंबर है। तो क्या क्या किया हमने, ये समझ में आ गया। हमने यहां पर जैसे समीकरण भी, गति का समीकरण भी यहां पर देखना पड़ेगा, वो भी हमने लगाना पड़ा, वहां से हमने कोणीय त्वरण निकाला। ठीक है, तो एक एक चीज को अगर ढंग से देखेंगे तो बहुत आसान है, और बड़े आराम से आप प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। अब आगे के प्रश्न को करते हैं। अब यहां पर देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है उसके अंदर यहां पर विस्थापन विद्युत धारा जो होगी वो कैसे होगा, उसके बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि उसी को निकालने के लिए बोला गया है। ये कैपेसिटर दिया गया है, उसके बाद फिर वोल्टता स्रोत जो भी दिया गया है आवेशित किया जा रहा है, मतलब इसके प्लेट्स को आवेशित किया जा रहा है। ठीक है, संधारित्र के प्लेट को आवेशित किया जा रहा है, बहुत अच्छा। तो इसमें विभव जो है इस दर से परिवर्तित हो रहा है, ये दिया गया। संयोजक तारों, यानी कि इसकी बात हो रही है, संयोजक तारों से प्रवाहित चालक धारा, यानी कि ये वाला, और इसके अंदर जो होगा ये विस्थापन की धारा, विस्थापन धारा और प्रवाहित चालक धारा, ये दोनों चाहिए हमें। ठीक है, अब यहां पर बहुत ही आसान तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, ये सीधा समझना है कि अगर ये प्लेट में दिया गया है, यहां ध्यान दिया जाए, बहुत अच्छे से समझना कि अगर इस, आपको पता है संधारित्र के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, नियत होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन अगर वो फिक्स्ड नहीं है तब विस्थापन धारा होगा, जो कि मैक्सवेल ने बताया था। विस्थापन धारा वहां पर उत्पन्न होगी तब जबकि विद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है। अब यहां पर विद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है, ये कैसे पता, क्योंकि विभव भी यहां पर परिवर्तित हो रहा है। तो विभव परिवर्तित हो रहा है, देख रहे हैं हम। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास विस्थापन धारा के लिए क्या करना है, सबसे पहले बिल्कुल आप, अगर आपको ध्यान में है तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा ध्यान रखो, मैं बता देता हूं, तुरंत समझ में आ जाएगा।
ये अगर हमने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, अगर हम गॉस का थ्योरम लगाएंगे तो Q बटा एप्सिलॉन नॉट, ये होगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्या करेंगे, Q यहां से निकाल लेंगे, Q बराबर हो जाएगा, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, E इंटू ए, जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखते हैं, E इंटू ए, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा। अब अगर हमें त्वरण, अगर हमें निकालना है क्या, विस्थापन धारा, धारा निकालनी है, तो धारा इक्वल्स क्या होता है, विद्युत धारा क्या हो जाएगा, dq बटा dt। तो इसको अगर हम देखेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करने लायक क्या निकल कर आ रहा है, E। तो यहां पर विस्थापन वाली धारा जो होगी, लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी ई बाई डी टी। अब एक चीज समझना है, बहुत, ये तुरंत निकल जाएगा, फॉर्मूला समझ में आ जाएगा तो सिर्फ पुट करना है, आंसर आराम से निकल जाएगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट गुना ए। अब यहां पर क्या करना है कि हमें ये विद्युत धारा जो दी गई है, तो विद्युत धारा को अगर विभव के टर्म्स में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर ए ले लिया, इनकी दूरी, तो जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय ए, क्या है यहां पर एरिया है, और स्मॉल ए क्या है, दो प्लेट्स की दूरी है। तो इसके हिसाब से हमने ये किया। अच्छा एक चीज, दूसरी बात, विभव जो होगा, विभव क्या हो जाएगा, विभव होगा, हमें पता है कि इसको इस तरह से ले सकते हैं, हमें पता है कि E बराबर क्या होगा, E बराबर हो जाएगा विभव, विभवांतर बटा ए, विभवांतर बटा ए, ए इसलिए क्योंकि ये प्लेट की दूरी ए है, स्मॉल ए, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, विस्थापन वाली धारा जो होगी, जिसको मैंने ID से डिनोट किया है, यहां पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटा स्मॉल ए डी ई बटा डी टी, डी वी बटा डी टी हो जाएगा, क्योंकि हमने E की जगह पर V बटा ए लिखा है, तो डी वी बटा डी टी, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, बहुत ही आसान, क्योंकि इसके बाद फिर कुछ है ही नहीं, इसके बाद कुछ है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो है, ये एक संधारित्र का मान दिया हुआ है हमारा, ये संधारित्र का जो है धारिता ही होती है ना, संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता हमें दी गई है, संधारित्र की धारिता दी गई है, और ये विभव का जो परिवर्तन जिस दर से हो रहा है वो भी दिया गया है। तो कुछ नहीं करना है हमें, हमें जो अब प्राप्त करना है, सीधे तौर पर क्या निकल जाएगा हमारा, विस्थापन धारा क्या, C गुणा डी वी बटा डी टी। तो डी वी बटा डी टी ये दिया हुआ है 3 वोल्ट पर सेकेंड, और C का मान दिया हुआ है, तो क्या होगा 20 माइक्रोफेरेड, ठीक है, 20 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अभी हम सिर्फ यही लेते हैं, माइक्रो में ही रख देंगे, 20 गुणा, और ये क्या है 3 वोल्ट पर मीटर, 20 गुणा 3 कितना हो गया, 60 माइक्रो एमीटर हो जाएगा, ठीक है, 60 माइक्रो एमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा विस्थापन धारा। अब ये बात समझनी है, ये जो विस्थापन धारा है उतना ही इसके प्लेट को, संधारित्र के प्लेटों को संयोजित करने वाली जो तार है, उसके अंदर भी ये जो चालक धारा होगी वो भी उतनी ही होगी जितनी कि ये विस्थापन धारा होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि चालक की धारा और विस्थापन की धारा दोनों ही बराबर होगी, और दोनों ही 60 माइक्रो एम्पियर होगी। माइक्रो एम्पियर इसलिए क्योंकि माइक्रो क्यों कहां से आया, ये 20 माइक्रो फैराड दिया हुआ था ना, तो ये माइक्रो यहां पर आएगा, और dv बाई dt के लिए 3 किया, तो सीधा आराम से निकल जाएगा। ये मैंने ये क्यों बताया, ये चीज इसलिए समझना जरूरी था कि विस्थापन धारा है क्या, और कैसे हम उसको अलग अलग रूप में लिख सकते हैं समीकरण के माध्यम से, ठीक है। तो ये बात हमने समझ ली। तो हमारा उत्तर क्या है, हमारा उत्तर ये है, चौथा नंबर, आसान, ठीक है। अब देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हां, अब यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है, बहुत मजेदार प्रश्न है ये, ठीक है। एक खोखले बेलनाकार ड्रम है, तो ठीक है भाई, खोखला बेलनाकार ड्रम हमने बना दिया, अच्छी बात।
भीतरी दीवार के संपर्क में है। कौन? ये 10 केजी द्रव्यमान का एक गुटका, ये यहां पर भीतरी दीवार के संपर्क में है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। ये गुटका जो है ये भीतरी दीवार के संपर्क में है। घर्षण गुणांक दिया हुआ है, जाहिर सी बात है यहां पर क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। घर्षण गुणांक भी दिया हुआ है, ठीक है। घर्षण गुणांक 0.1 है, 0.1 ये दिया हुआ है। जब बेलन के ऊर्ध्वाधर, ठीक है, जब बेलन ऊर्ध्वाधर है और अपने अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है, यानी कि ये एक तरह से ऐसे घूर्णन कर रहा है, बहुत अच्छे। तो गुटके को स्थिर रखने के लिए, जाहिर सी बात है ये ऐसे इसके संपर्क में तो गिर जाता, लेकिन गिर नहीं रहा। स्थिर रखने के लिए एक खास कोणीय वेग की जरूरत है। अब यहां पर हमने क्या देखना है कि सारे जो भी बल इसमें लग रहे हैं ना, सभी बल को निकालते हैं पहले, उसके बाद एक समीकरण आएगा और उसमें हमें देखना है। एक चीज यहां पर ध्यान रखना है कि जो भी बल लग रहा है, जो भी बल लग रहा है, यहां पर एक बल तो पहले तो देख लेते हैं, पहले बल कौन कौन से वो देख लेते हैं। ये गुटका है, इस पर एक ऐसे ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, किसका? ये भीतरी दीवार जो है इस पर इस तरह इस दिशा में एक बल लगाएगी। इसका एक जो अपना वेग, अपना जो भार है वो भी लगेगा, यानी कि ये mg लगेगा। बहुत बढ़िया। अब एक बल और लगेगा, वो लगेगा इस तरफ, वो लगेगा फ्रिक्शन, घर्षण का वेग, जो बल है घर्षण बल ऊपर की तरफ लगेगा। ये बात तो हमने समझ ली। अब एक चीज और समझना है हमें कि अगर इसको स्थिर रखना है, ऊर्ध्वाधर अभी नीचे ना गिरे, तो हमें क्या देखना है? एक बल जो ऊपर लग रहा है, एक बल जो नीचे लग रहा है, उनका मान बराबर होना चाहिए। तो बोलो उसका मान बराबर होना चाहिए, तो क्या होगा? या तो ये ज्यादा हो, ये भी ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हमें ये फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा है, इसके भार से घर्षण ज्यादा होगा, तो ये भी हो सकता है, या उसके बराबर होना चाहिए। ये निकल गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें यह पता है कि घर्षण जो होता है, घर्षण बल किसके इक्वल होता है? म्यू इंटू एन, घर्षण गुणांक, जो कि ये दिया हुआ है, घर्षण गुणांक गुना ये नॉर्मल रिएक्शन। अब यहां पर क्या होगा, एक चीज देखना है, अगर ये घूर्णन कर रहा है तो घूर्णन करने के लिए जो आवश्यक बल है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लिखते हैं ओमेगा के टर्म्स में? एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। या फिर हम क्या लिखते हैं? तो ये जो एन है, ये एन केंद्र की तरफ लग रहा है ना, केंद्र की तरफ लग रहा है। घूर्णन करने के लिए एक हमेशा बल लगना चाहिए केंद्र की तरफ, यही बेसिक बात है जो समझना है। तो एन बराबर कितना होना चाहिए? एम वी स्क्वायर बाय आर, और वी होता है वी क्या होता है? ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बटा आर अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एन का मान आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब यही कोणीय वेग तो निकालना है हमें, यही ओमेगा तो निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, यहां पर घर्षण का बल ये आ गया, घर्षण का बल ये आ गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें? इसको हमें करना पड़ेगा इसके इक्वल, घर्षण बल को भार के बराबर करना पड़ेगा, ये हमने समझ लिया है। तो म्यू गुणा एन, एन का मान कितना हो गया? एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये किसके इक्वल होना चाहिए? एम जी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, एम जी के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, तो यहां एम खत्म, ये एम खत्म, ओमेगा स्क्वायर चाहिए। तो अब ओमेगा स्क्वायर का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर का मान आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा क्या? जी बाय म्यू आर, जी बाय म्यू आर। अब ये हमारे पास एक सूत्र मिल गया हमें, ठीक है, एक सूत्र मिल गया हमें ओमेगा के लिए, क्या? जी बाय म्यू आर का स्क्वायर रूट। अब सारे मान रख देते हैं,
सारे मान रख देंगे तो क्या मिलेगा, जी देखते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर जी का मान है 10, आर का मान कितना दिया हुआ है 1 मीटर ही है त्रिज्या, ठीक है ये बहुत अच्छे, ये 1 हो गया त्रिज्या, और ये घर्षण गुणांक कितना है 0.1, 0.1। अब इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा बराबर होगा, ये नीचे सिर्फ 1 रहेगा और ऊपर हो जाएगा 100, क्योंकि 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं, ऊपर गया ये ऐसे आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हो गया ओमेगा बराबर 10 रेडियन पर सेकेंड। हमारा उत्तर कौन सा है, 10 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि पहला वाला उत्तर है। ठीक है, क्या यह प्रश्न मुश्किल है, नहीं, बहुत आसान है। आप बहुत ही बेसिक चीजों को अगर समझ कर इसको सही तरीके से आप इसको हल करने की कोशिश करोगे तो बहुत आसान है यह प्रश्न। ठीक है, तो 10 रेडियन पर सेकेंड यह उत्तर हो गया। हमारा उत्तर कौन सा हुआ, 10 रेडियन पर सेकेंड। तो इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी हमने समझ लिया। अब तो ऐसे प्रश्न की भी उम्मीद आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगले सत्र में बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक के लिए आप जो भी आपने समझा हुआ है उसका बहुत बढ़िया तरीके से अभ्यास करो। जो भी छोटे छोटे सूत्र हैं सभी सूत्र को एक जगह इकट्ठा करो, उनका अभ्यास करो पहले, फिर आप देखोगे बहुत सारे प्रश्न जो हैं सीधा सूत्र आपने अगर याद कर लिया, वो अगर अच्छे से लिख लिया तो सूत्र पर सिर्फ आप रखोगे और आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बहुत कम ही प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें ज्यादा आपको चिंतन या ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी। तो वो मान लो ज्यादा 45 में से कितने होंगे, 8-10 क्वेश्चंस ऐसे हो गए जिसमें कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो कुछ प्रश्न तो आप बड़े आराम से, सिर्फ आपको फॉर्मूला भी याद है, सूत्र भी याद है, बड़े आराम से कर लोगे। तो इसी बात को ध्यान में रखो और सूत्र सारे बढ़िया तरीके से तैयार कर लो। ठीक है, उसका अभ्यास करो, समय बहुत कम है। ठीक है, और उम्मीद करता हूं अगर इस तरह से आप अभ्यास करोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट होगा। तो अगले सत्र में मिलते हैं, धन्यवाद।